गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो प्रश्न किया गया था कि रोबोटिक टेक्निक कन्वेंशनल से कैसे बेहतर है और इसमें क्या नया है। जो रोबोटिक टेक्निक है वो हमें प्रिसाइज, उसका एग्जीक्यूशन और वैलिडेशन, मतलब जो हमने प्लानिंग किया है उस प्लानिंग को किस तरह से हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे तो वो बिल्कुल सही है या नहीं, उसके बारे में पूरा का पूरा स्पष्टीकरण देती है, जिससे कि हमें जॉइंट के प्रॉपर बैलेंस के साथ में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। किस तरह की सुविधा रहेगी सर, क्या रहेगा इस फायदा हॉस्पिटल को भी और जो मरीज आएंगे उनको भी? जब तक रोबोटिक नहीं आया तब तक वैलिडेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे पास में। अब हमारे पास जितने भी आएंगे हम बताएंगे कि हमने बिल्कुल सही काम किया है। दूसरी चीज़, हम जॉइंट्स के रजिस्ट्री कराने वाले हैं ताकि जितने भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स के जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको हम पेपर्स पे ला सकें, ताकि इस क्षेत्र के अंदर हम और रिसर्च कर सकें और उसको कैसे और सुधारा जा सकता है उसके बारे में बात करें। So what are the after surgery benefits of robotic surgery? रोबोटिक सर्जरी प्रिसाइज है, तो जो प्रिसीजन के साथ में जो सर्जरी हो रही है वो हमें अर्ली मोबिलिटी देगी, रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होगा उसके अंदर, और वी आर श्योर कि हाँ हम पेशेंट को कितना जल्दी मूव करा सकते हैं। सर और उदयपुर में और कहाँ किस जगह और प्रदेश में भी है क्या, किस जगह रोबोटिक मशीन? उदयपुर के अंदर अभी जो मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो सिर्फ गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में है, जहाँ पे पेशेंट ग्रुप काफ़ी है। उसके अलावा एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल के अंदर एक रोबोट है, वहाँ से काफ़ी 2 साल से शायद काम कर रहे हैं। हमने पहले भी ये क्लियर किया था कि रोबोट जो है वो सर या तो एक चीज़ या तो आप इस ऑपरेटिंग ऑफिसर गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का। देखिए, आपका प्रश्न ये था कि क्या ये रोबोट हमारे शहर उदयपुर के अंदर और भी जगह पे उपलब्ध है या नहीं। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मेडिकल कॉलेज की स्क्रीनिंग के अंदर ये शायद चौथा रोबोट है पूरे इंडिया के अंदर, और डेफिनेटली राजस्थान के अंदर किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर ये रोबोट अवेलेबल नहीं है एक रोबोट के नाम से। अब बात आती है कि क्या ये रोबोट बहुत जगहों पे अवेलेबल है। गाड़ियों के मॉडल हैं, गाड़ियों के भिन्न भिन्न तरह की मॉडल्स या ब्रांड्स आते हैं, वैसे रोबोट्स भी तरह तरह की कंपनीज बनाती हैं। मुख्यतः 4 कंपनी हैं जो इसको बनाती हैं, लेकिन प्रमाणिकता के तौर पे US FDA द्वारा अप्रूव्ड केवल वेलिसिस रोबोट है जो आज हमने इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने। सो चॉइस ये नहीं है कि रोबोट कहाँ है, चॉइस ये है कि आपको प्रमाणिकता के साथ रोबोट के साथ सर्जरी करानी है या आपको सिर्फ रोबोट के साथ सर्जरी करानी है। सर अभी तक गीतांजलि में लाए हुए आज शायद हमें 1 माह भी नहीं हुआ है, और हम तकरीबन 10 सर्जरीज आज की डेट में इसके साथ कर चुके हैं। पेशेंट की स्थिति के लिए मैं चाहूँगा मेरे डॉक्टर हरप्रीत या डॉक्टर राम अवतार इसका जवाब दें तो बेहतर रहेगा। और पेशेंट्स आर डूइंग गुड, सब पूरी एक्टिविटी के साथ में, जैसा आपने देख भी लिया एक पेशेंट सामने ही है। पुनः ये रिपीट करना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर राम अवतार ने और डॉक्टर हरप्रीत ने जोश में कहा, डॉक्टर इस केस के इस रोबोट के इस्तेमाल के साथ 100% कॉन्फिडेंट है कि वो सर्जरी एक्यूरेट दे रहा है। हम बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं कि फ़र्क क्या है। हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्कुल अब 100% पे पहुंच चुका है। जब हम ये सर्जरी बिना रोबोट के कर रहे थे तो हमें कुछ डाउट रहता था कि हमने एक ह्यूमन लिमिट्स के अंदर हमने क्या पूरा किया या नहीं किया, लेकिन रोबोट की मदद से हम ये आज आपको क्लेम कर सकते हैं कि हमने 100% अपना काम एक्यूरेटली किया। 1 mm का और 1 डिग्री का जो मार्जिन ऑफ एरर लेके हम चल रहे हैं, ये बिल्कुल नगण्य है और पेशेंट के लिहाज से इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट चूंकि हम श्योर हैं कि जो हमने प्लान किया उसको एग्जीक्यूट किया और 100% उसको वैलिडेट किया, तो हम पूरा श्योर हैं कि पेशेंट को हम सर्जरी बेहतरीन दे रहे हैं। बात करें कि ये मशीनें किस तरह के डिजीज़ को एड्रेस करती हैं और कैसे उसको बेहतर तरीके से एड्रेस करती हैं, क्योंकि मशीन्स के बारे में मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हूँ नहीं कि मैं अपने सामने अपने प्रोडक्ट की तारीफ करूँ। मुझे ये समझने के लिए शुरुआत जो है वो मरीज की डिजीज या कंडीशन से होनी चाहिए, ये मेरी फीलिंग है। आप सबके सामने पिछले कुछ 5-10 मिनट से एक वीडियो प्ले किया जा रहा था। मेरे कुछ साथी तो उसको बड़े गौर से देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे, और कुछ लोग शायद उसके अंदर जो चीज़ें दिखाई गई जो टेक्निकल भी हैं और मेडिकल भी हैं और स्किल रिक्वायर्ड है, शायद उसको ज़्यादा एक्सप्लेन या समझाने की ज़रूरत हो सकती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार सब लोग बिना कोई किए हुए आप लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, एक बार सिर्फ आप इस वीडियो को देखिए जो कि 3-4 मिनट का है,
और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर हरप्रीत और डॉक्टर रामअवतार को कि वो आपके सवालों का कुछ जवाब दे सके कि हम लोग ना सिर्फ जर्नलिस्ट हैं बल्कि इस सोसाइटी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है और हमारे खुद के परिवार दोस्त और आगे के भी सर्कल हैं जो कभी ना कभी किसी स्टेज पे ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जानना सूचना सबके पास होनी चाहिए कि ये है क्या। सो मेरी फिर से ये रिक्वेस्ट है के सूचना प्रसारण विभाग की ओर से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओर से आभार प्रकट करना चाहूंगी। तो आइए अब डायस पे इनवाइट करते हैं कर सकें कि रोबोट से ये सर्जरी क्यों महत्वपूर्ण है और ये क्या नई चीज लाती है, क्योंकि नई नी रिप्लेसमेंट के तौर पे आप सब लोगों ने किसी और डॉक्टर्स अस्पतालों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले से अटेंड कर रखी है, तो नहीं है जिसको लेके बिल्कुल नई चीज जो है आपके समक्ष आ रही है। लेकिन ये अप्रिशिएट की सर्जरी के लिए और वो क्या नई चीज पेशेंट के हित में दे सकता है वो समझना बहुत जरूरी है। तो ये समझने के लिए आई थिंक डिजीज को अगर हम बहुत ही कम समय में 1-2 मिनट के अंदर अगर हम समझ पाए तो वो बेहतर रहेगा। और धन्यवाद। आपके बहुमूल्य और कीमती समय में उपलब्ध रहूंगा आपके लिए। छोटी सी जर्नी है। 2008 में मैंने गीतांजलि मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था। 2008 से लेकर 2025 तक हम कहाँ पर पहुंचे हैं उसमें छोटा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। 2007 पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं पहली बार अहमदाबाद गया था और अहमदाबाद जाने पर हम चाहते थे कि वहाँ किसी बड़े संस्थान के अंदर कोई फेलोशिप मिल जाए या हमें कुछ सीखने का मौका मिले। राजस्थान के लोगों को लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते थे। 2004, 6, 7 जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था, इवन आज भी 2008 से 2025 आज हम उस एरा में आ गए हैं। अहमदाबाद एनएचएल के पढ़े हुए बच्चे हमारे पास में एनएचएल से पास हो गए। अहमदाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट बच्चे हमारे पास में सीखने के लिए आ गए। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा अचीवमेंट है। अनवरत प्रक्रिया है, चलती रहेगी, आगे भी बढ़ते रहेंगे। यदि मैं अपनी जर्नी को देखता हूँ, 2008 में हमने पहला हिप रिप्लेसमेंट किया था, ऑक्सफोर्ड नी या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जो कि राजस्थान का पहला था। 2014 में हमने याद किया गीतांजलि का। 2015 से हम रिवीजन DHR कर रहे हैं, मतलब जो पहले फेल हो चुके थे उनकी सर्जरी हमने करना चालू किया। फिर पेल्विक फ्रैक्चर्स के अंदर हम लोगों ने काफ़ी ट्रेनिंग लिया। उसके बाद में जो पेल्विक इंजरीज के साथ में फ्रैक्चर्स आते थे, पेल्विक इंजरीज के साथ में टोटल हिप रिप्लेसमेंट हम लोगों ने 2018 में चालू किया एंड 2019 से हम रिवीजन करते आ रहे हैं। तो बहुत सारे पेशेंट जिनको कैंसर होता है, जिनको भी साल्वेज करना, मतलब जहाँ पे पैर काटने की नौबत होती थी, 2019 से हम उन पेशेंट्स को साल्वेज कर रहे हैं, ट्यूमर हटा रहे हैं, ट्यूमर की जगह प्रोस्थेसिस लगा के उनका रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ताकि पेशेंट आराम से चल सके। 25 पेशेंट हम अब तक कर चुके हैं एंड 2025 इट्स अ न्यू एरा, जब पूरी दुनिया AI का लोहा मान चुकी है। किसी भी नाम से टेक्निक नहीं कि RTC को फॉलो करते हैं एंड व्हाट एवर इट इज इन द लिटरेचर, डॉक्टर्स के साथ में यही थी वो इसको फॉलो करना। दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रैक्टिस। इम्प्लांट चॉइस NPP आने के बाद में दिमाग में की बहुत सारी वजह होती है, उसमें से एक सबसे बड़ा रीजन OT, ऑपरेशन थिएटर पर आपकी टीम। लोगों को लगता है कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है कि वीडियो यहाँ पे रन नहीं करता, दौड़ कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स है, उन रिस्क फैक्टर्स को यदि हम ध्यान रखें और यदि हम प्रॉपर एक अच्छी से लाइफ जीते हैं तो उसके साथ में इससे बचाव संभव है। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी को रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसमें से कुछ रिस्क फैक्टर है जैसे ओबेसिटी या बहुत ज़्यादा यूज करना, मसल वीकनेस है, या दूसरे तरह की आर्थराइटिस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अन्य बीमारियों की वजह से। फिजिकल थेरेपी का रोल है या नहीं है? ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली कैटेगरी में डिवाइड 4 कैटेगरीज में होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होने से पहले फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है एंड स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में भी फिजियोथेरेपी नो डाउट बहुत बेनिफिट देती है। उसकी वजह से फिर जैसे कि हमारी मसल्स की टोन बढ़ती है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है, जिसकी वजह से शरीर उसको एडजस्ट कर लेता है। लेकिन एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, डाउन द लाइन कभी कभी ये आगे बढ़ भी जाती है बीमारी और तब फिर हमें जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा रोबोटिक्स करता क्या है। बेसिकली जनरल सर्जरी का रोबोट और ऑर्थोपेडिक्स के रोबोट में बिल्कुल डिफरेंस है, टोटल डिफरेंस है।
जनरल सर्जरी के रोबोट में सर्जन को ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाने की जरूरत पड़ती है। ऑर्थोपेडिक्स का जो रोबोट है उसमें सर्जन को रोबोट के साथ में खड़ा होना पड़ता है, रोबोट के साथ में सर्जरी करनी पड़ती है। यू कैन नॉट स्टे आउट द ऑपरेशन थिएटर। ये करता क्या है, ये प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करता है। हम जो घुटना है, घुटने के दोनों तरफ जो ट्रैकर लगाते हैं, ट्रैकर लगा के हम पूरा मूवमेंट कराते हैं जॉइंट का, करा के उसमें पूरा का पूरा 2 मिनट में पूरा एनालिसिस दे देता है कि इसका कौन कौन से मूवमेंट है जो नहीं हो पा रहे हैं और कहाँ पे इसका गैप है, जहाँ पे जो कम हो रहा है। और ये प्रिसीजन जो है वो 1 मिलीमीटर एंड 1 डिग्री तक का है। उसके बाद में वो एक हमें चार्ट शो करता है, उस चार्ट के हिसाब से फिर हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। उस प्लानिंग को फिर हमें एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि वो उस चार्ट में जब हम प्लानिंग करते हैं तभी हमें रिजल्ट पता लग जाता है कि हमें यहाँ पे इतना कट करना है और इतने डिग्री तक हमें मोड़ना है। वो जब प्रिसाइज हो जाता है उसके बाद में रोबोट हमें हेल्प करता है कि उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में। हमारा रोबोट हमें रोकता है कि आप कुछ गलत ना करें, वहां पे रोकता है, लेकिन प्लानिंग आपको ही करनी है उसकी। उस एग्जीक्यूशन के बाद में जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, हम वापस उसी ट्रैकर पे पूरा रेंज वापस कराते हैं, वापस लेके आते हैं। उस पूरे के दौरान ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद उसका वैलिडेशन हमको करके देता है कि जो आपने किया वो 100% करेक्ट है। घुटने की जो हड्डियां हैं, दोनों हड्डियों के बीच का जो बैलेंस है, बैलेंस करने के लिए इम्प्लांट लगाने के बाद में है मीडियल साइड और लेटरल साइड, मतलब अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, जब घुटना सीधा है और जब 90 डिग्री पे बैठ गया है, ये चारों के चारों गैप बराबर होने चाहिए, तभी एक सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट काउंट होता है। तो उस नी रिप्लेसमेंट में जो रोबोट है वो 2 मिलीमीटर की मार्जिन देता है, 2 mm की, पर हम कोशिश करते हैं कि हम इसको 0 पे या 1 तक लेके जाएं। यदि लेफ्ट नी देखेंगे तो इनका पूरा कंप्लीट गैप जो है खत्म हो चुका है इसके अंदर, हालांकि दोनों में है लेकिन लेफ्ट में ज़्यादा है। इस पेशेंट को आने पे हम एक स्कैनोग्राम करते हैं। हम ऑपरेट करने से पहले, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले पूरा इवेलुएट करते हैं पेशेंट को, प्लानिंग करते हैं, एंड देन इन ऑपरेशन थिएटर हम इसको इस फिगर को देखेंगे। ये मैं अशोक पारिक उदयपुर सेक्टर 8 में ही निवास करता हूँ और पिछले मेरे लंबे समय में मैं लगभग 36 साल तक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से जिंक स्प्रेडर देवाई अकाउंट डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट का पदभार ग्रहण किया और उससे सेवानिवृत्त 2014 में हो चुका हूँ। उसके बाद मुझे अपना जीवन नियमित रूप से चल ही रहा था, लेकिन लगभग 1.5 साल पहले मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने में मुझे दिक्कत महसूस होती है। एक मुझे लंबा चलने में, जैसे कि मान लो 2-3 किलोमीटर जाना हो, तो उसमें मुझे थकान महसूस होती और थोड़ा दर्द भी महसूस होता। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं हम इस दुख दर्द को दूर करते हुए अपनी लाइफ को एक बार पुनः नियमित करें। और चारों तरफ के वातावरण से भी ये पता लगा कि आजकल इस घुटने का ऑपरेशन करवाने से आपकी लाइफ पुनः अच्छी हो जाती है। तो मैं इससे प्रेरित होकर के और लगभग 1.5 साल पहले मेरे बड़े भाई साहब ने दोनों घुटनों का गीतांजलि मेडिकल इंस्टीट्यूट से ही ऑपरेशन करवाया था। तो मैं उनसे इंस्पायर था ही और मैंने भी ये सोचा कि इधर उधर, और जब मुझे ये और जानकारी मिली कि गीतांजलि में भी रोबोटिक की शुरुआत होने वाली है, तो फिर मैंने कहा कि फिर हम उदयपुर के होते हुए बाहर जाकर के परेशानी में पड़े, इससे ज़्यादा बेटर है कि वो परेशानियाँ नहीं झेल करके और नियर बाई में ऑपरेशन उदयपुर में हो जाए। तो उदयपुर में लगभग 1 महीना पहले मेरा ऑपरेशन संपन्न हुआ। डॉक्टर राम अवतार सैनी और उनकी टीम ने उस कार्य को संपन्न कराया और आज मैं बिल्कुल अच्छी तरह से अपना जीवन दिनचर्या को कर रहा हूँ और आगे आने वाले समय में भी ये समझता हूँ जिस तरह से सुधार हुआ है, जिस तरह से मेरे पुनः लाइफ में लौट रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि मेरा पुराना जीवन कुछ मिलिट्री से भी जुड़ा रहा है। एनसीसी में मैं 1976 रिपब्लिक डे परेड में भी शामिल हुआ था।
तो मेरी चाल भी वैसी ही थी। लेकिन एक बार मैं समझता हूँ कि मुझे पुनः वो चाल मिलेगी और मैं अपने जीवन को आनंद के साथ, अच्छी चाल के साथ अपने सभी कार्यों को संपन्न कर सकूंगा। ये मेरी बात की लाइफ में मैं सोचता था कि अगर इन घुटनों का दर्द इसी तरह रहा तो अपने नियमित कार्यक्रम जो पूजा, घूमना फिरना, बाहर जाना, जिसका कि मुझे और अपनी पत्नी का बहुत शौक है, तो एक बार मैं पुनः सोचता था कि मेरे अपने नियमित कामों में उनकी मदद भी करूं उनसे, क्योंकि नहीं तो मेरा पूरा भार उन पर बढ़ जाएगा। तो उनके लिए भी एक दिक्कत रहेगी, वो भी एक सर्विस रेडी रही है। तो मैं समझता हूँ कि हम दोनों को मिल करके और फिर कुछ यात्राएं जो हमारी बाकी रह गई वो भी करनी है, और नियमित यहाँ भी घूमना फिरना, उदयपुर के झीलों का आनंद लेना। फतेह सागर का नाला चला तो एक बार सोचते हैं कि आगे वाले मौसम में हम जरूर उसको देख पाएंगे। और अपने नियमित कार्यक्रम में किचन में भी थोड़ी बहुत जो मदद करना है, गार्डनिंग जो करनी है, हम लोगों ने जो पौधे लगा रखे हैं उनको भी देखना है, और जो मेरा नियमित सुबह फिर से धंधा कर पाऊँ। और मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में जो सुधार हुआ है, मदद मिली है, मैं डॉक्टर रामावतार सैनी, उनकी टीम एवं गीतांजलि परिवार को हार्दिक रूप से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने आरोग्य की जगत में वो एक नई मिसाल बने और हमेशा लोगों की इस तरह सेवा करते रहें। पुनः एक बार गीतांजलि परिवार का धन्यवाद। छोटी मोटी बात होने पर भी मुझे मानना है कि हम या तो मेट्रो सिटी चल जाएं, और सबसे बड़ी और आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपने किया। गीतांजलि हॉस्पिटल के साथ मैं 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 2002 में एम्स दिल्ली से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप किया था, और जो लेटेस्ट टेक्निक्स है वो हमेशा यहाँ पे हम प्रदान कर पाएँ, और सिर्फ लेटेस्ट टेक्निक्स ही प्रदान नहीं कर पाएँ, जो पेशेंट आउटकम्स है, जो पेशेंट की रिकवरीज है, उनको भी हम इंटरनेशनल और वर्ल्ड क्लास बना पाएँ। तो इसी लक्ष्य के साथ टेक्नोलॉजीज हैं, जो लेटेस्ट जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स हैं हेल्थ केयर के, वो हमेशा यहाँ पे हम लागू करते आए हैं। और इसी के चलते हमारी मैनेजमेंट ने ये समझा कि अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है इसको लाना चाहिए, जो रोबोटिक्स है उसको लाना चाहिए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो है वो दिखाना चाहूँगा। के लिए हम लोग नी के ऊपर जो रबड़ की एक परत होती है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, तो वो कई कारणों के कारण घिस जाती है, जिसमें कि एज के साथ भी घिसती है, या कुछ बीमारियां जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह और तरह की बीमारियां होती, गठिया, या फिर चोट लगने के बाद। तो इन कारणों से ये जो ऊपर रबड़ की परत है ये घिस जाती है और हड्डी के जो सिरे हैं वो बेयर हो जाते हैं। तो इस कारण से पेशेंट को चलने फिरने में दर्द होने लगता है तथा डिफॉर्मिटी, टेढ़ापन जो है वो आ जाता है। तो इस ऐसी कंडीशंस में जॉइंट रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ती है। इनिशियल स्टेजेस जो है उसमें नहीं, लेकिन जिसको अपन स्टेज 3 या स्टेज 4 बोलते हैं, जिसमें कि ये डिफॉर्मिटीज बहुत बढ़ जाती हैं, उसमें आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ती है। ये कैसे पता चलता है? जब पेशेंट को अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में, चलने फिरने में, अपने नॉर्मल कामकाज में प्रॉब्लम होने लगे, प्लस उस साथ में एक्सरे फाइंडिंग्स भी जो है वो ये संकेत करती हो कि ये ग्रेड 3 या ग्रेड 4 आर्थराइटिस है। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मली हम जो मैनुअल टेक्निक है वो बहुत सालों से यूज करते आए हैं। हम ऐसी जिग्स जिसको बोलते हैं, ऐसे स्लॉट्स, बोन कट्स हैं, वो यही जो चीज़ है ये हम ज़्यादा प्रिसाइजली जो है वो आजकल रोबोटिक्स के साथ कर सकते हैं। सो रोबोट के साथ ये टेक्निक करने का फ़ायदा यही है कि हम इसको ज़्यादा प्रिसाइज प्लानिंग कर सकते हैं, पेशेंट स्पेसिफिक प्लानिंग कर सकते हैं। मैनुअल कट्स में क्या होता था कि हमारे पास स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती थी, हमने 3 डिग्री रोटेशन लेना है, हमने 5 डिग्री वैल्गस लेना है, ये जनरल गाइडलाइंस थी, हर पेशेंट के लिए वो सेम थी, या फिर हमें एक्सरेज पे मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता था। लेकिन रोबोटिक्स के साथ रोबोट जो है वो ड्यूरिंग सर्जरी उसके ऊपर वो कैमरास लगे होते हैं, वो बोन की डिफॉर्मिटीज को असेस कर लेता है, हमें प्रिसाइजली बता देता है कि हमें कितना कट करना चाहिए इसको सीधा करने के लिए। सिर्फ हमें बताता ही नहीं है, बल्कि उसकी एक रोबोटिक आर्म होती है जिसके साथ में सॉ लगा होता है, बोन सॉ,
और वो ये प्लानिंग करने के बाद वो बोन सॉ जो है वो उस प्रिसाइज प्लानिंग के साथ इसको एग्जीक्यूट भी करता है। ये सारा प्रोसेस जो है वो सर्जन कंट्रोल्ड होता है। हम उस प्लानिंग को अगर चाहें तो ओवरराइड कर सकते हैं। सॉ कब चलाना है, कब बंद करना है, आसपास के टिश्यूज को कैसे बचाना है, इस सारी चीज में सर्जन जो है उसको सुपरवाइज करता है। रोबोट के साथ करने से फायदा ये होता है कि ये सटीक तो है ही, जो इंसिजन है, जो चीरा है, वो भी बहुत छोटा होता है, क्योंकि रोबोटिक आर्म जो है वो बहुत छोटे जगह में से भी आपके कट्स जो है बड़ी अच्छी तरह से ले सकती है। जो आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने पड़ते, इसलिए जो पेशेंट आउटकम्स हैं, जो पेशेंट का दर्द है सर्जरी के बाद वो कम है। ज़्यादा प्रिसाइज होने के कारण इम्प्लांट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इम्प्लांट ज़्यादा लंबा चलता है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, पेशेंट अगले ही दिन चलना फिरना शुरू कर देता है। सो पेशेंट रिजल्ट्स ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छे रहते हैं। और ज़्यादा सीवियर डिफॉर्मिटीज़ जो है उसमें कई बार मैनुअल कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ी मुश्किल रहती हैं, तो उसमें रोबोटिक का जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। सो ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं बोन्स के कट्स जो है वो जितनी भी कंपनीज हैं वो देती है 8 mm, 8 के बाद में 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद सीधा 14 और 14 के बाद सीधा 18, है ना। सो ये जो सिस्टम था, जिस ट्यून के साथ में मैं लंबे टाइम से काम कर रहा था और रिजल्ट से हम लोग काफ़ी खुश थे, तो हमें चाहिए था रोबोट कि हम इसी सिस्टम के साथ काम कर सकें। सेकेंड थिंग, रेडिएशन। पेशेंट को कोई सीटी स्कैन, यहाँ हिंदुस्तान में तो सीटी स्कैन बड़ी आसानी से हो सकता है, आप यूरोप के अंदर सीटी स्कैन करवा ही नहीं सकते। सर्जन को जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप सीटी स्कैन क्यों कराएं, क्योंकि रेडिएशन कॉजेज द कार्सिनोमा। तो वहाँ पे एक लॉजिक है कि इसका होना, इसका नहीं होना, तो हम एक रेडिएशन से बचाना चाहते हैं। तब तक वो ऑलरेडी कन्विंस थे, क्योंकि हमारे चेयरमैन के साथ सिंपल सा एक चीज़ था कि हम इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। मैंने उनको सिर्फ एक ही बार बोला कि सर अब स्टेज आ गई है, हमें आप प्लान करिए, आपको क्या लेना ये प्लान करिए आप। एंड उसके लिए ऑलमोस्ट 6 साल तक मैंने सब जगह पे, मैं सभी रोबोट्स पे काम कर चुका हूँ। सर डिसाइडेड कि नहीं हम इस पे जाएंगे, क्योंकि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ना, क्योंकि कोई भी मशीन है। सेकेंड थिंग, मेरे 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट खोल के बैठे हैं। जब हमारे पास में पीजी स्टूडेंट्स आते हैं तो हमें लगा कि हम इनको बाहर क्यों भेज रहे थे, बाकी सब चीज़ें हमें सिखा रहे हैं तो यहीं से सीख के क्यों लें। 2016 में मोदी सरकार ने NPPA लागू किया, जिसके अंदर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने जॉइंट का जो इम्प्लांट था उसकी कॉस्ट को फिक्स कर दिया। उस कॉस्ट को जब फिक्स किया गया तो फिक्स के साथ में उन्होंने ये उसके साथ में टर्म जोड़ दिया, कोबाल्ट एंड क्रोम, एंड द कोबाल्ट एंड क्रोम इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। जितनी भी US FDA कंपनीज हैं सारी की सारी जितना इम्प्लांट बनाती है, चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन हो, जीबा बायोमेट हो, स्मिथ मैफी हो या स्ट्राइडर, ये सभी की सभी कंपनियां कोबाल्ट एंड क्रोम का ही जॉइंट बनाती है। ये कोई दूसरा जॉइंट नहीं बनाती एक्सेप्ट स्मिथ एंड मैफी, जो कि जर्कोनियम का जॉइंट बनाती है। और जर्कोनियम उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिनको कोबाल्ट एंड क्रोम से एलर्जी है। लेकिन गीतांजलि का ध्येय कभी भी लोगों से पैसे कमाने का नहीं है, इसलिए मुझे बहुत हर्ष है ये आपको बताते हुए कि इस रोबोट के चलते हम कोई भी एक्स्ट्रा पैसा पेशेंट से नहीं लेने वाले। ये मार्केट में अगर आप जाएं, मुझे नहीं पता आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया हो या नहीं किया हो, आप अहमदाबाद या किसी और जगह पे जाएं तो आपको बोला जाता है कि रोबोट के लिए आपको 30,000 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे दूसरी सर्जरी के बदले। लेकिन गीतांजलि ने ये डिसाइड किया कि हम अपने पेशेंट से कोई भी पैसा रोबोट के लिए नहीं चार्ज करेंगे। तो शायद ये आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब दूसरी बात आती है गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर। तो देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, खासतौर पर जो माँ योजना या चिरंजीवी या भामाशाह जैसे पहले अवतार में हुआ करते थे, अब उन स्कीम्स के अंदर गवर्नमेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव था। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी ऐसा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या जो डिजर्विंग पेशेंट्स हैं, यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हैं या ऐसी कंडीशंस हैं जिनके लिए पेशेंट को इलाज मिलना ही चाहिए, तो पेशेंट गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था ऐसी सर्जरीज को उन स्कीम्स के थ्रू ऑफर करना हॉस्पिटल्स के थ्रू। राइट, ये बात मैं सही सत्य बोल रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम, ऐसी सर्जरीज को या ऐसी ट्रीटमेंट्स को इन स्कीम्स का पार्ट बनाया जो कि मरीज के लिए मृत्यु और जीवन का फैसला रखती हैं, या ऐसी सर्जरी जैसे कैंसर के अंदर या कैंसर की ट्रीटमेंट को लेकर। जॉइंट रिप्लेसमेंट को गवर्नमेंट ने मान योजना का पार्ट बनाया है, लेकिन एक बेसिक सर्जरी वो लोग उसमें ऑफर कर पाते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे आपको डॉक्टर साहबान ने अपनी पूरी डिस्कशन के दौरान समझाने की कोशिश की
कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी तो ठीक है, लेकिन उसमें भी कई तरह की प्रकारें हो सकती हैं या कई तरह के जॉइंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो सुविधा अपने पैकेजेस के थ्रू दी है, जो माँ योजना में आप बात कर रहे हैं, वो ये है कि आप एक बेसिक जॉइंट रिप्लेसमेंट डिजर्विंग पेशेंट को करके दे सकते हैं बहुत आसानी से। और गीतांजलि हॉस्पिटल उसको बहुत वर्षों से करता हुआ आ रहा है, कैशलेस, बिना पेशेंट से कोई भी पैसा लिए हुए। और इस रोबोट के आ जाने के बाद भी हम वो चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको एक बेसिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी चाहिए तो हम आपको आराम से माँ योजना के चलते वो सर्जरी दे सकते हैं। और वही चीज़ जो है वो आरडीएचएस के लिए भी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट कर दूंगा आपको कि अगर पेशेंट के अंदर मुझे रोबोट से सर्जरी करके दीजिए, हम रोबोट के यूज करने से कहीं कतरा नहीं रहे हैं। आप आराम से रोबोट की मदद से जॉइंट रिप्लेसमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इस रोबोट की विशेषता ये है कि आप एक बेहतरीन इम्प्लांट और एक बेहतरीन सर्जरी पेशेंट को देना चाहते हैं, जिससे कि उसकी लाइफ जो है इम्प्लांट की वो बहुत लंबी रहे और उसको दोबारा सर्जरी के लिए शायद नौबत ना आए। माँ योजना में कि जो इम्प्लांट हम वहाँ लगा सकते हैं, जो गवर्नमेंट हमें इम्प्रूव करती है, वो इम्प्लांट इस रोबोट के साथ कंपेटेबल नहीं है। ठीक है।